हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम समझने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के रिवीजन क्लास। जो पहले हम समझ चुके थे उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है और अच्छे तरह समझना है, क्योंकि एक रिवीजन में सारी चीज़ जितना भी डाउट था सारे क्लियर कर देंगे। और एक उत्तल दर्पण में F बराबर आर पे टू हम सिद्ध किए थे, मतलब वीडियो बनाए थे, लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया किसी कारण, डिलीट होकर। इसके बारे में वो उत्तल दर्पण में F बराबर आर पे टू ही पहले बता देंगे। उसके बाद सारे क्लास में जितना चीज़ पढ़ाए थे लेके, यानी प्रकाश लेके पूरे चीज़, वो सारी चीज़ को हम रिवीजन करवा देंगे 1 घंटा के अंदर। एक घंटा के अंदर हम सारी चीज़ रिवीजन करा देंगे इस 1 घंटा के वीडियो में। चलिए मिलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं F बराबर आर पे टू उत्तल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में सारे बच्चे जानते हैं, अवतल दर्पण में सिखा भी चुके हैं, अवतल में भी सिखा चुके हैं। अब उत्तल में हम बताते हैं कि F बराबर आर पे टू कैसे सिद्ध करें। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करें, उत्तल दर्पण में F बराबर आर पे टू, ये हमको क्या करना, सिद्ध करना है F बराबर आर पे टू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण में बताया जाएगा ट्रिक से, उत्तल दर्पण जिसका भीतर रंगा होगा वो उत्तल दर्पण के वो आता है भीतर, इसलिए इसका भीतर रंगा होगा। इसका परावर्तक सतह उठा, ये भी बोलता है इसका परावर्तक सतह उठा। यानी एक ये हो गया, ये उत्तल दर्पण, कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। भीतर कलई करना, यानी जिसका भीतर रंगा हुआ हो वो उत्तल दर्पण होगा। यानी भीतर कलई करना, या तो ये भी बोल सकते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये एक प्रधान अक्ष खींच लिए, प्रधान अक्ष खींच लिए। यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, इसको P से सूचित किया जाता है, लोगों को पता होगा। फिर अब यहाँ से क्या करते हैं, इसके प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण पे पड़ा, ये परावर्तित होकर क्या होगा, ये लौट जाएगा, परावर्तित होकर लौट गया। इसको आगे की ओर बढ़ाए, जहाँ मिल गया वो क्या बन गया, वो बन गया F, जहाँ मिल गया बन गया। आप बोलेगा कोई कैसे, तो देखिए हम बताए थे, यहाँ पे बताते हैं समझाने के लिए। यहाँ पे हम उत्तल अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बना लेते। परावर्तन के बाद जहाँ टकरा के निकलता था, जहाँ से उसको क्या बोलते थे, F ही तो बोलते थे, F बोलते थे। यहाँ परावर्तन के बाद जो टकरा के निकल गया होता है, तो इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको ये जो टकरा के निकला, ये जो टकरा करके निकला, ये जो इधर निकला, इसी को पीछे की ओर मुड़ा देंगे। इसी को क्या किया, पीछे का थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, क्योंकि तो थोड़ा सा, और इसको सही कर दे, थोड़ा सा या थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ आना चाहिए, जहाँ भी आए वहाँ पे हो जाएगा ऐसा, क्या हो जाएगा ऐसा। अब हम इसके बीच एक अभिलाम डालते हैं, इसके बीच क्या करते हैं, एक अभिलाम डालते हैं, एक अभिलाम डालते हैं, इसके बीच क्या कर दिए, एक अभिलाम डाल दिए। ये अभिलाम को क्या किया, हम आगे की ओर बढ़ाए, बढ़ाए आगे की ओर। जहाँ ये मिल गया उसको एकदम सी, कैसे, क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ अगर डाल देते तो ये अभिलाम डालते थे बीच में अभिलाम डालते थे, इसी को तो बोला जाता था सी, ये सी वही है। अभिलाम को जब हम आगे की ओर बढ़ाए तो उसको क्या बोलेंगे, सी। अब हम कोई भी इस किरण का नाम देते हैं, जैसे यहाँ सी एफ हो गया, हम इसको ए दे देते हैं, इसको यहाँ पे इस पॉइंट को दे देते हैं बी, और इसके आगे लगा देते हैं तो सी हो चुका है, इसलिए हम डी दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं ई दे देते हैं, तो क्या हो चुका है, ई दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले हम ये समझेंगे कैसे होगा। ये समझ के इसको यहाँ से यहाँ तक जो था इसको बोला था फोकस, यहाँ से जो पी होता था, अवतल में सिखा रहा था उत्तल कनेक्ट करके, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता था इसको फोकस दूरी ऐड होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता था उसको आज इसको वक्रता त्रिज्या भी बताता है, क्या बोलता है, वक्रता त्रिज्या। ये चीज़ समझ के सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि यहाँ हम लिख देते बी डैश, क्या लिखते बी डैश। तो माना दिख रहा था, माना कि बी बी डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसकी जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है, आपतित किरण ए बी
तथा परावर्तित किरण परावर्तित, इसको मिटा दें, अच्छा रहने देते हैं, मिटा ही देते, उसका कोई यूज है नहीं, इसको आगे लिख देते। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, डी डी, और अभिलंब, अभी इतना लिखना कोई जरूरी नहीं, अभिलंब लिख देते, फिर भी अभिलंब ई और बी यहाँ पढ़ा तो उसका ई बी, इतना लिख दिया काफी है, इससे लिखना कोई जरूरी है नहीं, ये बहुत लिख दिया, ठीक है, इतना काफी होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है, अब इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। माना कि बी और बी डैश का एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है, वक्रता कोण सी है, और जिसका आपतित किरण क्या है, ए बी, परावर्तित किरण बी डी, और अभिलंब ई बी, इसको मतलब अभिलंब को आगे जब बढ़ाए तब सी भी मिला, अभिलंब को जब आगे तो अगर तिरछा होता देख सकते, जब रेड से मिलाएंगे तो एकदम राइट, ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम समझते हैं, क्या आगे हम समझेंगे ये कौन बराबर ये कौन होगा, कौन सा नियम से, तो हम जानते हैं क्या, समतल दर्पण में मार के दिखाते हैं, ये हुआ और ये हुआ, इसके बीच अभिलंब है, ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, दोनों आपस में कहता है इक्वल होता है, यानी परावर्तन के नियम से। कौन, इसको अगर हम कौन आई मान ले, कौन आई, चलिए क्या बात, अगर इसको कौन आई मान ले, कौन आई है, या इसको कौन एक मान लेते हैं, एक, कौन दो, हम इसको मान लेते हैं कौन तीन, एक कौन तीन, इसको मान लेते हैं कौन चार, लिखना कोई जरूरी ना कर दे। हम लिखेंगे सबसे पहले कौन एक बराबर कौन दो, ऐसा क्यों हुआ है, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, बता परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। फिर हम लिखेंगे एक शीर्षाभिमुख कोण होता है, सुना होगा शीर्षाभिमुख ना, ये सम्मुख कोण भी उसको बुलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो तो ये कोण और ये कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण, ये सम्मुख कोण होता है, कैसे होता है देखिए हम, ये और ये कोण होता है सम्मुख कोण बोलो या क्या बोले शीर्षाभिमुख कोण, दोनों चीज होता है इसका नाम, शीर्षाभिमुख कोण भी सम्मुख कोण भी। हम समझते हैं कोण दो बराबर कोण तीन जो हो जाएगा, ये कौन सा कोण हो जाएगा, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, समूह कौन लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड को देखें तो दो और दो मिल गया, इसका मतलब एक और एक क्या होगा, एक और तीन क्या होगा, बराबर होगा, इसका मतलब एक और तीन क्या हो जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत है, तो इस इक्वेशन में दो और दो बराबर हो गया, यानी एक बराबर तीन होगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम समझते हैं, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब आगे हम समझते हैं आगे क्या होगा, इसका मतलब क्या आया कि एक बराबर कौन तीन हुआ, तीन हुआ, ये कौन बराबर ये कौन हो गया, चलिए यहाँ तक समझ गए। एक हम जानते हैं क्या कि दो समांतर रेखा बीच में रहे और ऐसा रहे, ये कौन बराबर ये कौन हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, संगत, इसको क्या बोलते हैं, संगत, इसको क्या बोलते हैं, संगत। त्रिभुज होता है बड़े और भी बहुत सारा कौन का नाम है, उसमें बताएंगे त्रिभुज में कौन कौन सा कौन होता है, संगत या शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख क्या क्या होता है, ये क्या है संगत। तो यहाँ देखते हैं अगर हम इस रेखा को, जो रेखा ये बराबर इसमें पड़ा था, हम इसको अगर आगे बढ़ा दें क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, आगे भी नहीं बढ़ाता, आगे बढ़ा दें, ये क्या हो जाएगा, जस्ट इस तरह हो जाएगा, इस रेखा को आगे बढ़ा दें और एक रेखा जो यहाँ ये है इसके बीच है, देखिए इसके बीच कौन है, ये एक कौन है, इसके बीच कौन है, ये एक कौन है, देखिए जस्ट इस प्रकार है, इसका मतलब ये कौन बराबर ये कौन क्या हो गया, संगत कोण, यानी कौन एक बराबर कौन चार जो हो जाएगा, ये कौन सा नियम है, संगत कौन होने के कारण, संगत कौन होने के कारण, इसको हम क्या लिख देंगे, समीकरण मान लेंगे 4, यहाँ तक दिख रहा है, तो दिक्कत है समीकरण 4। अब हम जा देखते हैं कौन एक बराबर कौन तीन और कौन एक बराबर कौन चार हुआ, मतलब क्या हुआ, एक बराबर तीन है और एक बराबर चार है, इसका मतलब दोनों जब ये दोनों मिल रहा है तीन बराबर चार भी होगा, नहीं क्या होगा, समीकरण आगे लिखते हैं, समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से क्या हो जाएगा, कौन तीन बराबर हो जाएगा कौन चार, यहाँ तक समझ गए, तीन कौन बराबर और तीन कौन चार, यानी तीन और चार क्या हुआ दोनों इक्वल, कौन तीन और कौन चार क्या हुआ दोनों
इक्वल हो। अब आगे हम समझते हैं, इस जगह सुनी दिया, आगे हम समझते हैं क्या होगा आगे। आगे अगर हम समझे यहाँ से आगे देखते हैं क्या होने वाला। इधर से और लिखते तो जगह स्पेस मेरा उधर यहाँ तक बच रहा है, ठीक। आगे हम लिखते हैं, जब ये हो गया इसका मतलब क्या हुआ, कौन एक और कौन चार बराबर होगा। अभी हम कल ही बताए हैं कि कोई भी त्रिभुज का दो गो कोण या दो गो भुजा बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और उसके अगर दो गो कोण बराबर तो उसका आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। अब हम समझते हैं कि क्या होगा, इससे क्या निष्कर्ष निकला। अगर हम त्रिभुज किस में ले, इस त्रिभुज का बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी में क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, अतः त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर क्या हो गया यहाँ लिखे ना बी एफ सी चाहिए, ये त्रिभुज अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसका आमने सामने का भुजा भी क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात इसके आगे का ये भुजा, इसके आगे का ये भुजा का नाम है एफ बी एफ यहाँ से हम, और इसके आगे का ये भुजा का नाम है एफ सी। दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ, दोनों क्या हुआ, इक्वल, यानी दोनों बराबर हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसके आगे का ये बी एफ हो गया और इसके आगे का ये सी एफ हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब हम आगे समझते हैं, एक कंडीशन हम पढ़े थे अपतन दर्पण में भी कि बी अगर पी के बहुत निकट होगा, एक कंडीशन होता है ये बी जो है ये पी के बहुत निकट होगा, ये इक्वल टू ये होगा। जैसे अगर ये दोनों मार्कर है, अगर हम इन दोनों मार्कर को इसको मान लो बी मान लिए, इसको मान लो सी मान लिए, सी है ना सर पी है, अगर इसको हम डी मान लिए, इसको पी मान लिए, ऐसा है। और बहुत निकट का मान हम आप इतना कर देते हैं, क्या होगा दोनों इक्वल होगा, ये इतना कर दीजिए, देखो बहुत निकट, क्या मतलब इसी पर अगर आ जाएगा, यानी ये इसके बहुत निकट होगा, ये इसी पे आ जाएगा, इसी पे सो जाएगा, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं अगर बी पी के बहुत निकट हो तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एफ, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस बी एफ का मान, इसका मान हम यहाँ रख देते हैं इसमें, यानी हम इक्वेशन बना देते हैं, तब अच्छा समझ में आएगा। हम यहाँ बना देते हैं 5 और 6 बना देते हैं। अब 5 और 6 से देखिए ये दोनों मिलकर आपस में ये दोनों भी तो बराबर होगा। हम किस इक्वेशन से बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं समीकरण 5 तथा 6 से। अब इससे क्या बोलना चाह रहे हैं, इससे निष्कर्ष ये निकला कि ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, यानी एफसी बराबर हो जाएगा पीएफ। और एफसी को हम देखिए, अगर हम इस मार्कर का मतलब हम यहाँ समझना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसको समझाना चाह रहे हैं, ये पूरे 10 है, ये 5 है, ये भी 5 है। अगर हम इसको ये नाम दे देते हैं, ये देते हैं पी, ये देते हैं एफ, ये देते हैं सी, हम इसको लिख देते हैं, यहाँ से आगे लिख देते हैं 5 लिखने के बदला हम लिख देते हैं एफ सी, सही है। और इसको हम पी एफ ना लिख के, पी एफ ना लिख के हम क्या करें, यानी 5 ना लिख के इसको क्या लिख देते हैं, पी सी बटे 2 लिख दे, मतलब 10 बटे 2 लिख दे। इसको हम इतना 5 ना लिख के क्या लिख दे, 10 बटे 2 लिख दे, कोई दिक्कत, एक ही बात हो, 10 बटे 2 यानी 5 होगा कट के। तो इस प्रकार हम इसको पी एफ ना लिख के सी एफ बटे 2 लिख दे, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल, इसलिए हम इसको लिख देते हैं पीसी को पीसी कहां है, तो पीसी को हम पीसी ही रख देते हैं। हम पीएफ को हम क्या रखना चाह रहे हैं, पीएफ को क्या रखना चाह रहे हैं, पीएफ को रखना चाह रहे हैं पीसी बटे 2। अब एक चीज यहां लिखना भूल गए होंगे कहीं, तो इसी जगह लिखना चाहेंगे इस जगह, इसके पहले यहां पे लिख देना है नीचे में, यहां इस जगह इसके पहले लिख देना है पीसी, यानी हम पहले उसमें दर्शाए थे, इसको भूल गए। पीसी जो होता है यहाँ से आधा क्या करता है, पीसी बराबर क्या होता है आर, यानी वो करता त्रिज्या, और ये एफसी जो होता है ये फोकस दूरी, तो ये क्या होता है फोकस दूरी छोटी है। ये चीज पहले इसके नीचे सेम ये चीज लिखना जरूरी है, ठीक ना, तब ना इसको दर्शाएंगे वहां। अच्छा पीसी यहाँ लिख दिया ना, यहाँ पीसी यहाँ नीचे में
FC बराबर क्या है, f है, तो FC बराबर क्या रख लेंगे, छोटी f। अब PC क्या है, r है, इसलिए इसके बराबर क्या रख लेंगे, r। और यही चीज हमको प्रूफ करके दिखाना था, तो हम क्या कर ले, इसको प्रूफ कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको लिख देना कि दर्पण कौन सा है, दर्पण उत्तल दर्पण है। ये सारा चीज लिखने के बाद हमको ये लिख देना है कौन एक बराबर कौन दो लिख देना, कहां से, परावर्तन के नियम से। कौन दो बराबर कौन तीन हो गया, कहां से, सम्मुखकर्ण होने के कारण। और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब 1 बराबर 3 हुआ। और ये कौन बराबर है, कौन से नगत हो गया, संगत कोण का नियम से। इसका मतलब कौन 3 बराबर कौन 4 बार किसी त्रिभुज का दो को कोण बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। उसके उसमें अगर दो को कोण बराबर है तो दो को भुजा भी इक्वल होगा। तो दो को जब भुजा इक्वल हो गया उसके बाद हम आराम से प्रूफ कर सकें। आप लोग इसको आराम से देखिए, पहले कोई दिक्कत, आराम से इसको देख के समझिएगा, हो जाएगा। हाँ, कहां से कोई दिक्कत, तो यहाँ बराबर किए समीकरण 5 और 6। अच्छा 5 में क्या है, ये बराबर ये है, 6 में ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों मिल गया, हटा दीजिए दोनों को, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। लिखिए क्या लिखिए, FC बराबर PF, FC बराबर PF। अब PF को हम क्या लिख सकते हैं, PF को हम क्या लिखते हैं, पूरे बटे 2 लिख दिए, पूरे बटे 2 लिख दिए, पूरे क्या है PC बटे में क्या लिख दिए 2 लिख दिया। अब PC का मान क्या होता है, यहां से आता किसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, हम वक्रता त्रिज्या ने R रख दिए। अरे इतना सा क्या बोलते हैं, इतना सा हुआ ना, इतना सा है। PF कहां दिए, PF ही था ना, ये PF को क्या रख दिए, उल्टा रख दिए क्या, FC में रखना था, उल्टा रख दिए शायद यहाँ। ये क्या है, PF क्या है, PC यहाँ फोकस दूरी लिख दिए, P और उल्टा लिख दिए। एक मिनट, PC है यहाँ R, सही तो है, PC R है, चलो एक बार R है, तो यहाँ PF होगा ना, PF ने लिख के क्या लिख दिया, FC लिख दिया, PF होगा। PF क्या होगा, छोटी, यही ना होगा फोकस दूरी। कोई भी दर्पण है ऐसे अवतल है, अवतल में अच्छा समझ में आएगा। ये अगर यहाँ P होता है, ये F होता है, तो यही होता है फोकस दूरी। ये तो PF ना होगा फोकस दूरी, यहाँ PF ना होगा, यहाँ से गलती कर दिए, हाँ PF, ठीक है। PF को F ही रहने देते, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा गया है, हाँ। PF को क्या लिखेंगे, छोटी है, और FC को क्या लिखेंगे, F और C, इसी को लिखेंगे, ये FC को रखेंगे PC बटे हाँ, वो मिस्टेक हो गया। PC का मान क्या है, R बटे 2 बराबर F इसका, इसलिए F बराबर R बटे 2, मिस्टेक से क्रॉस हो गया। बाद में जो किया ना, गौर नहीं किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चीज सही है। यदि यही है फोकस दूरी और ये है वक्रता त्रिज्या, वो मिस्टेक समझ में आ गया अब कोई दिक्कत। हाँ, जहाँ पे अगर मिस्टेक हो जाए तो वहाँ बोलना है कि यहाँ पे सर, जैसे यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाता है, किसी को वहाँ पे तर्क वितर्क कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, मार नहीं है देंगे अगर तर्क वितर्क करना है तो। कोई दिक्कत है तो कौन देखा तर्क वितर्क क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गया सन्नी। अब राइट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो रहा है पीछे से फिर से रिवाइज करके वीडियो देखिए फिर आराम से। हां, यहां आप लोग ये होगा एफ यानी फोकस दूरी, अरे होगा वक्रता त्रिज्या। अब सही है एकदम राइट, यानी एफसी यानी इसी के बदले हम रखे थे पीसी बटे 2 और इसके बदले हम रखे थे छोटी एफ, तो यहां छोटी एफ दर्शाएंगे होंगे पीसी यानी पी और सी, ये है वक्रता त्रिज्या और पी एफ ये है फोकस दूरी, इसी के बदले हम यहां रख दिए। ये चीज लिखना जरूरी है, इसलिए आप लोग लिखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। रिवीजन करते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं उसको हम क्लास से बच्चे से भी पूछेंगे और हम भी बताएंगे क्या होता है, ठीक। सिर्फ एक बार स्क्रीन में रिवीजन, इसलिए इस रिवीजन ये क्लास में छूट गया था इसलिए आज बता दिया, उसके बाद रिवीजन। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश। इस चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में दो वर्ड का यूज हुआ, एक प्रकाश एक परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश भी यहाँ से निकल के आया है। अगर हम प्रकाश के बारे में किसी से पूछे वो प्रकाश बता सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, बताओ। प्रकाश वो तारा है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। ये प्रकाश वो तारा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एक होता प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से किसको याद है, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रकाश प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़े थे प्रकाश का स्रोत। क्या है प्रकाश का स्रोत, प्रकाश, हाँ
प्रकाश का स्रोत वो तो प्रदीप्त का। हाँ हाँ, प्रकाश जहाँ से निकलते हैं उसको कहते हैं प्रकाश का स्रोत। जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वहाँ क्या बोलेंगे उसको? प्रकाश का स्रोत। इसके बाद हम पढ़े थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रकाश का परिक्रम बाद है प्रदीप्त और अप्रदीप्त पढ़े थे ना। अच्छा, प्रदीप्त मतलब प्रदीप्त क्या होता है? हाँ, जो उसका प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त कहलाता है। और प्रदीप्त, अच्छा प्रदीप्त जो होते हैं जो वो कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मानव कृत्रिम, मानव निर्मित और प्राकृतिक। जैसे सूर्य है वो भी तो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, वो क्या है? प्राकृतिक। जैसे बल्ब है जलता हुआ, मानव निर्मित, है ना। तो मानव निर्मित अब ये है ऐसा। अच्छा, और हम पूछ रहे हैं कि अप्रदीप्त का एक उदाहरण क्या होता है? अप्रदीप्त का उदाहरण ईंट है, टेबल है, ऐसा क्या है? अप्रदीप्त का उदाहरण है। अच्छा, प्रकाश कहाँ चलता है? कौन सा रेखा में? प्रकाश सरल रेखा में चलती है। इसका आगे हम पढ़े थे प्रकाश का परिकिरणन पूर्ण रूप से किसको याद है? चलो मानव बोलेगा इस बार। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल का प्रकाश के अवशोषित कर लेते हैं और के बाद परिवर्तित करते हैं। इसलिए प्रकाश का परिकरण, जब वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश करती है तो इसके धूल कण क्या करते हैं? कुछ भाग को प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, बाद में इसे क्या करते हैं? फिर परिकिरणित करते हैं, फैलाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। अच्छा, प्रकाश के किरण, बताते प्रकाश का किरण क्या होता है, है ना? किसको प्रकाश का किरण का प्रयोग? चलो विष्णु बोलो। प्रकाश एक सरल रेखा में चलने वाली, तुम हाँ हाँ, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। अच्छा, प्रकाश का किरण पुंज कितना प्रकार कितना प्रकार का? अच्छा, परिभाषा ना, प्रकाश के किरण पुंज का समास। हाँ, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं ना। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण। कितना प्रकार का था? 3 प्रकार। कौन कौन? अपसारी, अभिसारी, समांतर। अच्छा, अपसारी का कोई परिभाषा? एक वस्तु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है। अच्छा, फैलती जाती है। अभिसारी का? इसमें प्रकाश किरण बिंदु पर होते हैं, बिंदु पर दिखती है। अच्छा, समांतर का कोई? इसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समान। हाँ, एक दूसरे के समांतर था। प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर था। अपसारी, अप मतलब हम बताए थे कि को मतलब फैलाना, यानी जहाँ से एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैल रहा है उसको बोलेंगे अपसारी। अभिसारी वहाँ से बोलते हैं जो कि एक बिंदु पे क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? या मिलता हुआ है, एक बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब जमा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। उसका क्या बोलते हैं? अभिसारी। हम समझ में आ गया हमको कि क्या है, यानी किरण पुंज 3 प्रकार का, तीनों प्रकार का परिभाषा भी पहले पढ़ चुके हैं पूरे क्लास में, खाली इसमें रिवीजन अगर पूछना है। उसके आगे कौन सा पॉइंट आता है? उसके आगे आता है प्रकाश का परावर्तन, तो हो ही चुका है। समतल दर्पण पर कोई ऐसी समतल दर्पण है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये एक समतल दर्पण है, मान लीजिए ये क्या है? एक समतल दर्पण है, इसमें कोई लंबवत प्रकाश पड़ रहा है तो उसका क्या होता है? अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो कितना डिग्री का कोण बनाकर वापस, और किस पथ से? उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। अगर 90 डिग्री पे हम कोई समतल दर्पण पे प्रकाश किरण मार रहे हैं तो वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। कितना? अगर 0 डिग्री एंगल बनाया तो मतलब उसी पथ पे वापस लौटा है, उसी पथ पे, यानी जिस पथ से गया उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। कितना एंगल का कोण बनाकर? तो 0 डिग्री का कोण बनाकर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण तो होगा ही नहीं, परावर्तन कोण भी 0 और आपतन कोण भी 0, यानी 0 डिग्री बना के आया तो दोनों कोण तो बराबर ही होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों किरण क्या होगा? बराबर। अच्छा, परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। दोनों नियम याद है? सन्नी, आपतित तथा परावर्तित जब तथा आपतन बिंदु में डाला गया विलंब की एक समतल में होता है। हाँ, दूसरा I बराबर है, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन। सही, कोई दिक्कत ना, आराम से। उसके बाद इसमें आता था कि आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, ठीक ना? आपतन कोण किसको बोलते हैं? परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? हम अच्छे से बताए थे। जैसे एक समतल दर्पण यहाँ है, अगर यहाँ से टकराया, ये गया टकरा कर वापस लौट गया, ये बीच में विलंब है, ये होता था आपतन कोण, ये होता था परावर्तन कोण, है ना? ये होता था आपतित किरण, ये होता था परावर्तित किरण, इसको बोलते थे आपतन बिंदु। तो बताओ आपतन कोण का परिभाषा किसको याद है? आपतन कोण का परिभाषा
बोलो। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच में डाले विलंब। हम आप इस पर कर हमारा आपतन किरण तथा विलंब के बीच बनाकर को आपतन। हाँ, आपतित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना। हम कहाँ रोके थे, हम तो आप बोल रहे थे। परावर्तित किरण का परिभाषा आपतन बिंदु से निकलने वाली किरण का परावर्तित परावर्तित किरण पूछे ना, परावर्तित किरण टकराने वाले परावर्तन के बाद है ना, दर्पण में क्या परावर्तित किरण का किसी को याद है, क्या हम बताएं परावर्तित किरण? हाँ बताओ। परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु के बीच डाले विलंब को परावर्तित किरण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हाँ, दर्पण में परावर्तन के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तन किरण कहते हैं। अरे परावर्तन कोण तो याद है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु याद है, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित किरण टकराती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अभिलंब तो याद है ना, आपतन बिंदु पर खिंचा के लंब को अभिलंब कहते हैं। हो गया, कहानी खत्म इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आया था कि प्रतिबिंब का बारे में। पहले प्रतिबिंब कितना प्रकार का परिभाषा पढ़ लेंगे। कौन कौन? दो ही, एक का नाम दो है। अच्छा कौन कौन? वास्तविक या वास्तविक और दूसरा क्या आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक एक ही चीज है, ठीक ना, और वास्तविक एक अलग है। अच्छा प्रतिबिंब का कोई परिभाषा बताओ। किसी बिंदु सूरज से आती प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितना प्रकार? दो प्रकार का, एक वास्तविक और एक आभासी। कोई बताओ वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा बताओ। बिंदु सूरज से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वास्तव में मिलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा याद है किसी को? हाँ बताओ। जिस बिंदु से प्रकाश का परावर्तन के बाद जिस मतलब बिंदु पर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, वहाँ जो स्पष्ट रूप से कहता है यहाँ आती हुई प्रतीत होता है, उसी को बोलते थे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, एक ही नाम है। अच्छा कौन सा प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा प्रतिबिंब ऐसा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा या उल्टा? ठीक ना, उल्टा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ेंगे, समतल दर्पण का यूज पढ़ेंगे और समतल दर्पण में एक क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे कोई पहले बताओ समतल दर्पण में बने अच्छा समतल दर्पण का त्रिज्या कितना होता है? समतल दर्पण का त्रिज्या अनंत होता है। आता है ऑब्जेक्टिव में कि समतल दर्पण का त्रिज्या कितना होता है, ऑप्शन में कुछ दे दिया होगा, अनंत वाला मानना। तो समतल दर्पण कहीं मिलेगा, ये कहीं मिलेगा, ये देखो ये सब गोल मिलके बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सीधे गया कहाँ से मिला है? तो इसीलिए इसका त्रिज्या क्या पड़ता है, अनंत। समतल दर्पण का जो त्रिज्या इसको मिलेगा ही नहीं, इसको गोल बनेगा तब ना त्रिज्या बनेगी, सब गोल बन जाएगा, इस गोल बनने में करेगा लंबा चलता जाएगा, इसलिए इसका त्रिज्या अनंत होता है। ठीक, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कोई तीन विशेषता, कोई तीन। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हाँ, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। हाँ, प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, ये भी तो है, ये भी उसका विशेषता ही है, ठीक ना। और एक विशेषता बताए थे कि अगर हम कोई वस्तु है, ऐसे एक समतल दर्पण यह है, मान लो कि कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु को हम आईना में देख रहे हैं कि 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, इसका मतलब वस्तु का आ रहा है, वस्तु हम देख रहे हैं, पर यहाँ आईना है देख रहे हैं ना में कि कोई वस्तु है 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो ये वस्तु का वास्तविक चाल कितना होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे हम क्या बता रहे हैं, फिर से सुनना। हम आईना में देख रहे हैं, आईना है उसमें देख रहे हैं कि वस्तु जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है। 2 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड। सबका क्वेश्चन होगा। तो ये स्पीड कितना आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड से आ रहा है, हम देख रहे हैं ना, तो इसका जो वास्तविक चाल होगा इसका आधा होगा, जितना वस्तु इसमें देख रहे हैं।
ये तो लिखा है ना, इसका आधा होगा। हम आईना में देख रहे हैं, हम इसका नहीं बता रहे हैं, हम आईना में देख रहे हैं कि ये वस्तु आ रहा है 4 की स्पीड से, मतलब इसका वास्तविक चाल 2 होगा, क्योंकि ये जो आता है जिस चाल से इसका दुगुना प्रतिबिंब आता है। नोट पॉइंट में लिखवा दिए कि जितना आता है वो वस्तु कितना आता है उससे 2 गुना स्पीड से आता है। जैसे जिम घर में लगा दिया था, अगर हम 60 की स्पीड से दौड़ रहे हैं मान लीजिए, या 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो ऐनक में क्या दिखेगा ना पता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो ऐनक में लगता है बॉडी तुम्हारा बन गया, तो पूरा स्पीड दौड़ रहे हैं, ठीक ना। तो जिम घर में भी इसका यूज क्या आता है, अगर समतल दर्पण का यूज आए तो जिम घर में भी क्या आता है, और क्या पनडुब्बी भी क्या आता है, और ये जहाँ बाल कटना है तो वहाँ भी क्या आता है, ठीक ना। समतल दर्पण का यूज क्या आता है, अगर 2 समतल दर्पण ऐसे रख देखा, अब देश में कोई बीच में वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत प्रतिबिंब। उसका कितना बनेगा, 92 रख दिया ऐसे, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख दे कुछ, उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। अच्छा, अगर समतल दर्पण पता है एक चीज होता है समतल दर्पण का, अगर हम ये कान छू रहे हैं तो लगेगा कि उल्टा ये कान छू रहे हैं, खा रहे दाना से लेके बामा आईना में देख के खाना, समतल दर्पण जिसका, ठीक ना, जो बाल उल्टा करता है उसमें देखना, बामा से खाएगा लगे दाना से खा रहे हैं, दाना से खाएगा लगाएगा बामा से खा रहे हैं, उल्टा लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से विस्थापन, पार्श्विक रूप से उल्टा, ठीक ना। तो पार्श्विक रूप से क्या होगा, उल्टा, मतलब एक कान छू रहे तो लगेगा एक कान छू रहे, तो क्या हुआ, ये भी प्रतिबिंब का ही विशेषता है। तो समतल दर्पण का यूज भी समझ में आया। अब गोलीय दर्पण समझते, पहले गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किसी परावर्तक सतह के खोखले गोले क्या आता है, क्या बोले, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो, एक भाग, उसको। अच्छा, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, अच्छा 2 प्रकार का गोलीय दर्पण हम जिसका अंदर कलाई कर दिए, क्या कर दिए, अंदर, कौन सा दर्पण, जिसका बाहर कलाई कर दिया। ये भी बोलता है जिसका परावर्तक सतह उठाओ अब उत्तल, जिसका परावर्तक सतह धसाओ अतल, ये भी बोला है, ठीक ना। तो ये भी परिभाषा है और ये भी नहीं, तो जिसका अंदर रंगा हुआ है उत्तल, हम बताए थे आराम से कि जिसका ओ बाहर में, मतलब बाहर रंगेंगे तो अवतल, और वो भीतर में भीतर रंगेंगे तो उत्तल। तो अवतल और उत्तल याद रख लेना, एकदम दर्पण पहचान में आ जाएगा। तो गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल, अवतल उत्तल गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। चलिए अवतल के बारे में समझते हैं कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण 2 तरह का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। उत्तल दर्पण सिर्फ एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, सिर्फ काल्पनिक, और वस्तु से बड़ा नहीं बनाता है। कौन, उत्तल बराबर बनाता है, छोटा बनाता है, लेकिन अवतल बड़ा भी बना सकता है, बहुत बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बहुत छोटा, ये सब उसमें कंडीशन है। ये है उसका विशेषता। अच्छा, अवतल दर्पण का कोई बताओ, अवतल दर्पण का कोई 2 यूज, मतलब 2 को यूज अवतल दर्पण, अवतल सौरभट्टी में और गाड़ी के हेडलाइट में, सौरभट्टी में और गाड़ी के, उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर में एक यूज है इसमें। अच्छा, साइड मिरर में इसका यूज क्या जाता है, क्यों क्या आता है उसका भी बताते हैं। अच्छा, कोई बताओ अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण बोला जाता है, अपसारी या अभिसारी, अवतल को अभिसारी बुलाता है और उत्तल को अपसारी बुलाता है, क्योंकि एक बिंदु पे जमा करता है कौन, अवतल एक फैलाता है और वो जमा करता है उत्तल ना, इसलिए इसको बुलाता है। तो अवतल को अभिसारी बुलाता है और उत्तल को अपसारी बुलाता है, याद रखना है ये चीज भी, ठीक, ये चीज भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। आता कोई दर्पण होता निम्नलिखित में कौन सा अपसारी दर्पण है, उत्तल, अवतल, समतल, और नन ऑफ दिस दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं, अब उसको मारना फिर टिक करना, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताए थे एक चीज और इसका आगे कि विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना। पहले जब 2017 तक, तो 18 के बाद तो ऑब्जेक्टिव आ गया, 2017 तक भरदम क्वेश्चन आता था, इससे एक नया क्वेश्चन आइए जाता था 2 नंबर में, जैसे पी और एफ के बीच रखे वस्तु को इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पहले 2 नंबर में पूछ देता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहले 20 तो रहता था, 15-20 तो रहता था, तो पूछता था, अब तो 50 कर दिया, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो हम समझेंगे विभिन्न दूरियों पर, देखो प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए 4 नियम, प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए 4 नियम, 4 जगह से तुम किरण को खींच सकता है, 5वां जगह नहीं आएगा। ये 4 जगह याद कर लेगा, वस्तु प्राप्त हो गया, यानी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, मात्र 4 जगह। पहला कंडीशन है, बता देता आदमी, पहला कंडीशन है जैसे
अवतल है। पहला कंडीशन क्या है, अगर प्रधानक के समांतर जाएगा, कोई किरण प्रधानक के समांतर दर्पण में पड़ रहा है, वो परावर्तन के बाद F से निकलेगा। क्या निकलेगा? F से। दूसरा कंडीशन इसका है, दूसरा कंडीशन अवतल का है, अगर ये P है, ये प्रधानक चुका P, अगर कोई प्रधानक के अगर कोई F से गया, कोई क्या हुआ, F से किरण को डाले, ये प्रधानक के समांतर निकल जाएगा, प्रधानक के समांतर। जब इसका विपरीत जस्ट, ठीक है। दो चीज हमको याद हो चुका है, आवर्धन लिखाए थे। हाँ आवर्धन लिखाए थे, है ना, क्लास सुना होगा कि आवर्धन लिखाए थे, अभी भी बता देंगे आवर्धन के बारे में, तो ये चीज लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम C से डालें, अगर हम C से डालें तो क्या होगा, C पर ही वापस लौट जाएगा। अगर हम C पे डाले तो C पर ही वापस लौट जाएगा। और तीसरा होगा चौथा और अंतिम। चौथा क्या है, अगर हम P पे ना F पे डाल दिए ना, P पे डालेंगे, जितना एंगल बना के डालेंगे उतना एंगल बना के निकल जाएगा। ये चार कंडीशन है। इसे चार कंडीशन से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त, यानी वस्तु कहीं भी रखें उसका प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। एक डेमो हम देते हैं, है ना। अगर हम इसको C और F के बीच रखें, क्या रख रहे हैं, C और F के बीच, वस्तु को क्या रख रहे हैं, C और F के बीच, इसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा प्राप्त होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा कि, और कहाँ होगा। चलिए अब हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये चार कंडीशन है, ये चार कंडीशन के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, है ना, और पहले भी क्लास में हम इसको बता चुके हैं। तो हम इस पे बताते हैं, एक क्लिक बताते हैं, बाकी बात सब आप लोग निकाल लीजिएगा। चार कंडीशन से खींच सकते हैं, चारों कंडीशन याद रखना पड़ेगा। जैसे हम मान लिए ये एक अवतल दर्पण है, क्या एक अवतल दर्पण है, चलिए अवतल दर्पण है। ये एक प्रधान अक्ष है, ये P है, ये F है और ये C है। ठीक, इतना बड़ा दें और छोटा देखते हैं, बराबर नहीं, ये F है और लगभग बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ठीक है। हम कहाँ रख रहे हैं, कहाँ बोल रहे रखने के लिए, C और F के बीच। C और F के बीच हम यहाँ वस्तु रखते हैं, कोई दिक्कत, C और F के बीच वस्तु रखती है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। यहाँ से मारे हम, यहाँ से मारे टकरा कर कहाँ से निकलेगा, F से निकलेगा, कोई दिक्कत। ये बड़ा सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एकदम सीधा होना चाहिए, थोड़ा फिर टेढ़ा होगा, कोई बात नहीं। और एक कहाँ से मारेंगे हम, C से, एक हम C से मारेंगे, C को वापस हो जाएगा, इधर को आगे बढ़ाएंगे कहीं कटेगा, ठीक ना, जहाँ भी कटा वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना, वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आगे जब बढ़ाएंगे हम इसको तो एक जगह कहीं ना कहीं जरूर कटेगा, वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब वहीं पे प्राप्त होगा, ठीक ना। थोड़ा टेढ़ा बन गया क्वेश्चन, अभी और क्या बोलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, मतलब वहीं पे प्राप्त होगा जहाँ बोले। इसको हम खींच इस ऐसा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है ना, तो ऐसा हम इसको खींच सकते हैं। ये हो गया। आगे हम इसको समझते हैं कि ये वस्तु से क्या होगा, जो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ये A B नाम देते हैं, A B, वस्तु से क्या है, बड़ा है, कैसा वस्तु का बच्चा, उल्टा, या वास्तविक B और A देते हैं, वास्तविक मतलब उल्टा है, तो वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा, जो बोले, ठीक ना, प्रतिबिंब बना C और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब का प्राप्त हुआ C और अनंत के बीच। देखिए दो को इसमें किए हैं, एक प्रधान अक्ष के समांतर खींचे और एक C से खींचे, यानी पहला रूल और तीसरा रूल जो अभी बताए थे, चार रूल, दो को हम खींच सकते हैं। तो किसी भी हम इसको दो को तो जरूर खींच सकते हैं, कोई भी दो को अप्लाई करके जो हम अप्लाई हो। हाँ ध्यान ये चीज़ रखना है, ध्यान ये चीज़ फरमाना है कि जो वो जो दो किरण खींचेंगे वो दोनों किरण वस्तु से तो जरूर टच करना चाहिए। अच्छा कोई बोलेगा सर ये वाला खींचे, वो ये चौथा वाला रूल काहे खींचिए, ये वाला जो आप बताए ऐसा काहे खींचिए, वो ऐसा इसलिए नहीं खींच सकते हैं कि वस्तु से जरूर टच होना चाहिए। देखिए यहाँ से जो एक किरण हम खींचे ये वस्तु से टच है, और एक जो C से दिए देखिए ये वस्तु से टच है, इसका मतलब दोनों कहाँ से होना चाहिए, वस्तु से अवश्य टच होना चाहिए। तो कोई बोलेगा ऐसा वाला खींच दीजिए, ऐसा वाला खींच के बना दीजिए, नहीं, वैसा संभव नहीं हो सकता, ठीक, वैसा संभव नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या दिक्कत,
वस्तु के अंदर भी सट सकता है ना लाइट। यहाँ नहीं, ऊपर में सटाना है, कहीं नहीं, मतलब यहाँ ऊपर में ऐसा यहाँ सटा देंगे तब तो खत्म हो नहीं, मतलब उसको ये यहाँ से वहाँ भी सटाना है। कोई बोलेगा सर ऐसा नहीं करके आप एक ऐसा बना दीजिए, बताते हैं। दिख रहा है? कोई बोलेगा ऐसा कर दीजिए, इसी को आप रखिए, यहाँ ऐप रखिए, यहाँ सी रखिए, और यहाँ आप ये वस्तु को ऑब्जेक्ट रखिए, इसके बाद यहाँ से कीजिए ऐसा, अरे आप यहाँ से खींच लीजिए, यहाँ से खींच लीजिए, ये भी क्या होगा, प्रधान के समांतर निकलेगा, प्रधान के समांतर जहाँ काटा वही बन गया प्रतिबिंब। तो ऐसा भी खींच सकते हैं। बुक में ये वाला दिया है, वो बनाए तो क्या होगा? नहीं गलत कैसे होगा, ठीक गलत कैसे होगा, सही तो है, दोनों वस्तु से टच है, कैसे नहीं सही है, दोनों कंडीशन अप्लाई, पहला और दूसरा कंडीशन अप्लाई कर दिए, बना और बनेगा सही, ठीक। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो हम कंडीशन याद रखते हैं कि इसमें भी दोनों कहाँ से टकराया है ना, वस्तु से, तो वस्तु से जरूर वो टच करना चाहिए, ये याद रखना बहुत आवश्यक है। अगर वस्तु से टच करेगा तभी प्रतिबिंब प्राप्त करते। जैसे क्वेश्चन आ गया कि आप सी और अनंत के बीच एक वस्तु को रखिए, ऑब्जेक्ट को रखिए, उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, प्रकृति याद करने के लिए बता। वो दर्पण में जो साइड में वो क्या कलाई होता है, रंगा हुआ है, कलाई बुलाता है या रस्तित भी बुलाता है, कलाई या रस्तित। अब देखिए ये जो दर्पण है, ये दर्पण सब दर्पण में जिससे हम अपना चेहरा देख रहे हैं वो क्या होगा, उसका पीछे कलाई क्या हुआ है। और जब इसको हम खोलेंगे, इसको जब हम खोल दें यानी उसको आईना के पीछे, उसमें रंगा हुआ होगा, ठीक ना, और वो रंगा हुआ होता कई ब्लू लाल कलर कुछ भी रंग से रंगा होगा, ठीक ना, कोई भी रंग, पहले उसमें चांदी का परत चढ़ाया जाता है सबसे पहले, हाँ, उसके बाद हरा ब्लू लाल जो रंग से होता है रंग लेता है, और अगर उसको हम हटा दें, खरीद दे, छील दे, इस पार से उस पार दिखे, अपना थोतना देखेंगे, जो आगे बढ़ेगा उससे थोतना दिखेगा, ठीक ना, पारदर्शी हो जाएगा। चांदी का दिया जाता है क्यों, चांदी का इसलिए जाता है ताकि वो रिफ्लेक्ट हो सके, मतलब उसके टकरा कर वस्तु उसको और भी हम कलर से उसको कलर से रंगेगा तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा चांदी से होता है। अब बोलेगा चांदी महंगा पड़ जाएगा, 1 ग्राम में कितना कांच रंग देता है पता नहीं, उतना पतला चढ़ाता है। हाँ, अब अगर वो नहीं मिलने लगा, महंगा पड़ेगा, तो कोई दूसरा चीज़ देगा, ठीक ना, कोई दूसरा चीज़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। टकरा वो डायरेक्ट रंग कर देगा, दिक्कत होगा, डायरेक्ट रंग से देगा, तब रंग ही डायरेक्ट दिख जाएगा। शीशा में डायरेक्ट रंग कर दे तो शीशा ले लो, एक कांच ले लो, कांच लिया एक कलर में कलर कर दो, देख रहे हो इस पर दिखेगा, उस कलर दिखेगा, चेहरा नहीं दिखेगा। ट्राई कर लेना करके, कांच तो होबे करेगा सबके घर में, उसको अगर वो टुकड़ा वुकड़ा अगर होगा किसी, एक कलर रंग तो रंग दिखेगा उस पर का। व्हाइट कलर भी तो हम रंग सकते हैं ना, व्हाइट कलर रंगो तो उस पास व्हाइट दिख, अच्छा उस पर चांदी व्हाइट, चांदी चढ़ाने के बाद व्हाइट नहीं, तब मिरर के साइड बाद में दे देंगे व्हाइट कलर, तो कैसे उस पर साइड दिखेगा, उस पर हाँ तो व्हाइट ही दिखेगा। हाँ तो व्हाइट दिखेगा, तो नहीं व्हाइट दिखा तो चेहरा नहीं दिखेगा, उनको चेहरा देखना है ना। आईना क्यों रहते हैं, आईना क्यों बनाते हैं, दर्पण क्यों, आईना के लिए ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक आज हम समझे, आगे भी देखते हैं। अभी अब आगे हम समझते हैं कि इतना सारा समझ गया। दर्पण सूत्र को देखते हैं। दर्पण सूत्र प्रूफ ने बस दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। कभी कभी क्या दे देगा, ये समझ में आया। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। कोई बताओ ना बिना बुक देखे, ठीक ना, बिना बुक देखे ईमानदारी से बताना, हम एक चीज पूछते हैं, बुक नहीं देखना है। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण सूत्र है, पहला अब जिसको पूछेंगे वही बोलेगा, सब ने ना ना, तब तो दिक्कत हो गया। अभी जिसको पूछेंगे वही बोले। जिससे पूछेंगे वही बताना, जिससे पूछेंगे उसी को बोलना, बाकी बात किसी को अभी नहीं सब बताओ। प्रियांशु
निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन सा? ऐसा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में दिया हुआ है, इसलिए पूछते हैं, ठीक ना। अभी किसी को नहीं बोलना, हम जिससे पूछ रहे हैं उसी से हम पूछेंगे, तुम मौका मिलेगा पीछे भी। इसमें दर्पण सूत्र कौन सा है? ऑप्शन देख, हम नन ऑफ दी भी देख रखे, इनमें से कोई नहीं, ये भी हम देख रखे हो गए। चलो अच्छा सन ये बता, बी। अच्छा बी, कोई ऑप्शन बोला? तुम बताओ पीयूष, लास्ट डी नंबर, तुम मानव, मानव डी, ओम नन ऑफ दिस डी, प्रिंस दर्पण से निम्नलिखित में कौन सा? अच्छा पता नहीं चल रहा है, अच्छा अभी उसको नहीं बोलना, अभी इधर इधर रेखा बताओ। अच्छा उधर बताओ, हाँ बी। चलो देखते हैं, सबसे पहले ये तो नहीं होगा क्योंकि दर्पण से होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन कोई ये ऑप्शन नहीं है, तो किसको उधर करेंगे? ये भी नहीं है। चलो अब हम कंपैरिजन चला इन दोनों में, यहाँ एफ ना देके आर दे दिया, चलो चालाकी कुछ क्या है बोल, चल देखते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर एफ का मतलब क्या होता है? r/2 होता है। 1/v प्लस 1/u, और हम इसको पलट देते हैं, 2 पर चले गया, दर्पण सूत्र कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। तो दर्पण सूत्र इस प्रकार पूछ देता है, वो आर देता ही नहीं है, एफ देता तो लगता है कि अरे एफ तो ये देती है, होगा कैसे, है ना, लेकिन वो होगा क्योंकि एफ बराबर r/2 होता है, तो एफ का मतलब r/2 रख दिए क्योंकि ये आर फॉर्म है ना, तो उसको बदलना भी जरूरी है। हाँ तो ये क्या होगा? ये होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r, यानी ऑप्शन नंबर ये दूसरा। कोई दिक्कत? इस तरह ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है। अब बताओ, अगर इस तरह ऑब्जेक्टिव हम टेस्ट में दे दे तो बोलेगा सर कहाँ ऐसा होता है? इस तरह ऑब्जेक्टिव देखो, अभी तो एक सवाल बताइए, इस तरह सवाल रहेगा और भी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक ना, उसमें लगाना पड़ेगा खुद, जल्दी जल्दी मारने से हड़बड़ में गलती हो जाएगा, उसमें लगाना पड़ेगा खुद। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम, दर्पण से समझ गए, अब समझते हैं हम जो छूटेगा बाद में। अब समझना आवर्धन क्या होता है। अच्छा आवर्धन का कोई परिभाषा? प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात m बराबर, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए h डैश सेट करते हैं, और एक सूत्र और होता है, क्या होता है? -b/u, ये भी एक दर्पण सूत्र है, ठीक ना, ये दर्पण का मतलब सूत्र होता है। लेकिन ये हमको याद रखना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अच्छा किसी दर्पण में आवर्धन का मान दिया हुआ है -1, इसका मतलब क्या है? आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, m का मान ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, हाँ वो हो गया, हम सुने नहीं, थोड़ा गलत, वास्तविक और उल्टा सही है, क्योंकि वास्तविक हुआ। अच्छा कोई बोलेगा कैसे वास्तविक हुआ? चलो हम सबसे पहले बताते हैं चिन्ह परिपाटी कि दर्पण में कौन सा दर्पण में क्या होगा, कौन सा दर्पण में क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब फोकस दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। चलिए ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये कौन सा दर्पण हो गया? एक चिन्ह परिपाटी के लिए याद रख लेते हैं, इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस, इधर होता है प्लस और इधर होता है। ये देखिए अगर ये होता P, क्या हुआ? ये P और भी बड़ा इसको ले सकते हैं। इस दिशा में नापे क्या होगा? माइनस। इस दिशा में नापे क्या होगा? ऊपर नापे क्या होगा? नीचे नापे क्या होगा? माइनस। तो अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी, अवतल में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल में क्योंकि इधर मापा जाता है, प्रधान अक्ष का ये भी बोला था कि प्रधान अक्ष अगर विपरीत दिशा में मापा जाता है, प्रधान अक्ष के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होता है, यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या क्या होता है? ऋणात्मक होता है अवतल का, और उत्तल का धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या धनात्मक होती है। क्या हो गया? अवतल का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक,
उत्तल का याद हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, ये H डैश जो है, H डैश और H, तो H डैश मतलब प्रतिबिंब प्रतिबिंब का ऊंचाई। अगर वस्तु की ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, कि वस्तु ऐसे रखा है था, ऐसे रखा है, तो वस्तु की ऊंचाई प्लस हो गया। तो ऊपर में H डैश है, नीचे में प्लस है, प्लस कुछ भी है, प्लस कुछ भी है। अगर प्लस से प्लस में भाग देंगे क्या रिजल्ट आएगा? प्लस आएगा। कुछ भी लेके देख ले, अगर माइनस ऊपर में रहेगा कुछ और नीचे प्लस रहे भाग देंगे क्या आएगा? माइनस। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये H डैश माइनस है, और H डैश तभी माइनस हो सकता है जब वस्तु नीचे बना हो। तो ऊपर अगर बना होगा तो क्या नापेंगे उसको? ऋणात्मक में ना, तो नीचे बना होगा। और नीचे बनने का मतलब है कि उल्टा बना है, और उल्टा बनने का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा बनेगा तो वास्तविक। इसलिए H अगर M का मान कहीं पूछ दे कि ऋणात्मक, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। अगर ये दे दे इसका मान धनात्मक, क्या करता तो इसका उल्टा, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, आभासी काल्पनिक, आभासी हाँ काल्पनिक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक और सीधा। कोई दिक्कत? इतना सा चीज इसमें देखने को मिलता है, ठीक। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई याद हो गया? आवर्तन के बारे में भी याद हो गया, ये चिन्ह परिपाटी के बारे में याद हो गया कैसे? अच्छा, यहाँ तक याद हो। वस्तु दूरी सब में अवतल और उत्तल में दोनों में क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है वस्तु दूरी ना, वस्तु हमेशा इधर ही रखा था, ठीक। तो वस्तु इधर रखा था, वस्तु क्या होता है? ऋणात्मक होता है दोनों तरफ। वस्तु दूरी जो होगा वो ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी क्या होता है? दोनों में ऋणात्मक होता है। अवतल में भी ऋणात्मक होता है और उत्तल में भी ऋणात्मक होता है, यानी दोनों में देखने को क्या होता है? वस्तु दूरी देखने को ऋणात्मक मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है? उत्तल। साइड मिरर में उत्तल। अच्छा, गाड़ी के हेडलाइट में हेडलाइट मतलब आगे वाला गाड़ी में ना था, आगे वाला वही हेडलाइट उसको बुलाते हैं। अच्छा, पनडुब्बी में कौन सा क्या था? समतल। पनडुब्बी में समतल, उसको समतल दर्पण का ही करना है। हाँ, उसमें पनडुब्बी में क्या करना है? पनडुब्बी में पनडुब्बी बनाइए ये पानी का स्तर है, यस सर। इसमें पानी अंदर है। यहाँ से कोई मान लो कोई आ रहा है, पनडुब्बी कहता है जो पानी वाला जहाज जो पानी के अंदर रहता है, जो पानी के अंदर रहता है उसे बोलता है पनडुब्बी, ठीक ना? जो पानी के अंदर, ये कोई जहाज है, कोई आ रहा है जहाज, ठीक ना? ये कोई जहाज है, ये दुश्मन का जहाज है, मतलब पाकिस्तान का घुस रहा है हिंदुस्तान, और दुश्मन है दूसरा या ठीक। यहाँ कोई सैनिक, हम लोग का भारत का सैनिक कोई एकदम जहाज में एकदम अंदर पनडुब्बी वाला जहाज में, मान लो पनडुब्बी वाला जहाज में एकदम पैक है, यहाँ से एक लगा दिया है ये सब, क्या करे? ऐसा कुछ लगा दिया गया, धुआं उड़ने को लेता ना, ऐसा लगा दिया गया, एक पाइप की तरह लगा दिया। पानी नहीं, पानी थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है ना? तब तो फायदा क्या हुआ पनडुब्बी का? अरे एक यहाँ बताते फायदा क्या हुआ, एक यहाँ कौन सा दर्पण लगा दिया है? समतल 45 डिग्री पर, और यहाँ भी एक 45 डिग्री पर लगा दिया, और यहाँ सैनिक बैठा हुआ है, कुछ सैनिक, ठीक ना? क्या हुआ? कुछ सैनिक बैठा हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई इधर से आ रहा है, इधर भी लगा दिया था, मतलब चारों जैसे लगा एक को बता रहे, अगर इधर से कोई सैनिक आ रहा है, कोई दुश्मन, यहाँ से क्या करेगा? इसका क्या बनेगा? यहाँ प्रतिबिंब बनेगा 45 डिग्री, सेम यहाँ इसका यहाँ बनेगा, ठीक है? और यहाँ बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? सैनिक। यहाँ से क्या करेगा? देख लेगा, ये देख लेगा किसका आ रहा है जहाज, भारत का रहता तो पता लगता है, कॉल करके पहले उसको क्या आ रहा है, अगर यहाँ आया तो ताबड़तोड़ हमला शुरू। सीसीटीवी कैमरा का यूज करना। अब क्या आता? अब क्या आता होगा? पहले नहीं ना, अब सीसीटीवी कैमरा जो लाइट का यदि हो गया, क्या बोलते उसको? कनेक्शन लाइट का खत्म हो गया, तो अंदर में इन्वर्टर, तो वो जब एक दिन में ना, अगर एक बार जाता है पानी के अंदर पनडुब्बी, तो 6 महीना साल भर बाद निकलता है, ऐसा भी होता है। नेवी जो 10th के बाद होता है, नेवी, उसमें बैठो, वो वाला जो पानी के अंदर था उसमें तनख्वाह लगभग, तो एक बार जो पानी के अंदर घुसता है कभी कोई 6 महीना बाद भी निकलता है नेवी, ठीक ना? उसमें डेट कर जाता कोई सैनिक, डेट कर गया तब तत्काल निकाला आता होगा, लेकिन डेट तो करने का यहाँ सब मेडिकल जांच किया जाता है, जांच कुछ करके, या उसको रखता होगा, रखने का भी वो फंडा होगा, ठीक ना? क्या रहता है पानी के बाद, अच्छा 1000 पानी के बाद, तो ठीक, तो उसके अंदर रहता है। तो अगर उसका अंदर रखा था 6 महीना उसको ड्यूटी रहता है, जो पानी के अंदर 6 महीना अंदर रहो, 6 महीना बाहर रहो, और उसको मिलता है साल भर का पैसा, या 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख उसका वेतन रहता है महीने का, साल भर का 12 से 18 लाख मिलेगा, इसके बीच में कुछ
और वो 6 महीना पानी के अंदर रहे, ड्यूटी करे, 6 महीना अपना घर में रहे। सूरज से तो करीब नहीं लेगा, तो उसका मतलब उसको कैसे सूरज की एनर्जी मिलेगी? कैसे मिलता है वो वही जाने, उसमें सब सिस्टम रहता है, ठीक ना। वो अंदर रहता सब, उसको सिस्टम रहता है कैसे कैसे मिलेगा, सब चीज़ उसको कुछ ना कुछ उसको वहाँ अंदर में दिया रहता है जो कि एकदम ठीक रहे, ठीक ना। सब चीज़ एकदम ठीक रहता है, वो जांचता है, खोजता है कि अंदर में समुद्र के पूरा गहराई में चलाता है, खोज रहा है क्या मिलता है नहीं मिलता है, ठीक ना। या उसमें दूसरे देश के लिए खुफिया भी उसके जानकारी करने के लिए अंदर जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है उसमें। पानी के अंदर ही आता है, जो मतलब 2 देश का रहता है बीच में पानी का, अगर सबनी चलते रहा तो उसको पता नहीं चला दूसरा देश पता चल जाता सब, वो सब सिस्टम रहता है, बता देगा, सब चीज़ बता देता है। तब तो वो जहाज ऊपर मुड़त काहे टकरा देता है, वो सब कनेक्शन रहता है उसका, ये कितना रेस्पॉन्स कौन उड़ रहा है, सबका बाइक नीचे पीछे ताड़ने में टकरा जाता है, पीछे ताड़ने में बाल उड़ाने में, है ना। अब देखा जा रहे हैं, है ना, समझ गया। अब जा रहे हैं, बाल उड़ाना है, थोड़ा 60 पे चला रहे हैं तो ठीक नहीं लग रहा है, काहे ना कर दें, अब उसको 80 नब्बे कर देता है, तो पता चलता है कि भगवान जी के प्यारा हो गया। अगर बड़ा है तो ठीक है, पूरी उतना सब्जी चलेगा, छोटा है तब उतना, इसलिए गाड़ी वो सवास में चलाया करो। छोटा अगर ज़्यादा शौक है गाड़ी चलाने का पूरा एकदम से, तो उत्तल के जब समतल दर्पण लगा दें, ठीक ना, तो लगेगा कि हम बहुत स्पीड चला रहे हैं, ठीक ना। ऐसा लगा दो अपने दर्पण में, उसमें देखना लगे बहुत स्पीड एकदम चल रहे हैं, अब तो 50 से लगेगा स्वस्थ चल रहे, बढ़िया फिट होगा, ठीक। अगर उत्तल के जगह समतल लगा दे, पीछे से दिखेगा, अगर आ रहा है कोई कम चाल से लगेगा, मतलब 40 की स्पीड से लगेगा, 80 की स्पीड, 8 दही 8 होगा। अब तुम आगे मैंने देखा आम का गाछ है, तो का आम का ऊपर पे चढ़ गया, अब अमुक से लेने जो आम खाएगा बताया ऊपर पे जाएगा, और हम लोग बोले यहाँ खाएंगे पूरी अपने सब्जी और मीठा उठा होगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आवर्धन के बारे में समझ में आ गया, दर्पण सूत्र भी आ गया समझ में, ठीक। उसके बाद कौन सा दर्पण से हम प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा दर्पण से वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं, अवतल दर्पण से, अवतल से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण सूत्र भी हमको समझ में आ गया कि अच्छा दर्पण सूत्र में भी क्या होता है पता है, जो हम 1 भी लिखे थे, भी किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, भी किसको बोलते हैं, यू क्या होता है, यू वस्तु दूरी, क्या होता है, तीनों कंडीशन याद रखना। ये होता है इमेज का यानी प्रतिबिंब दूरी, ये होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु दूरी, ये होता है फोकस दूरी, इसका बोलते हैं फोकस दूरी। कोई दिक्कत? अच्छा, दर्पण का आवर्धन का परिभाषा क्या देंगे, दर्पण का आवर्धन का परिभाषा, आवर्धन का परिभाषा नहीं, आवर्धन तो बोलिए अच्छा चलो ठीक है। पोल यानी ध्रुव का क्या देंगे, दर्पण का ध्रुव का, गोले दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव ज्यादा। अच्छा, वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या देंगे, गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, जिस गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, याद हुआ, कोई दिक्कत समझ में आया। अच्छा, प्रधान अक्ष का हम परिभाषा होता है, प्रधान अक्ष का कोई परिभाषा होता है, प्रधान अक्ष का परिभाषा लिखा है भी किसको, हाँ केंद्र को मिलाने वाली रेखा ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। कोई दिक्कत, प्रधान अक्ष भी समझ गए, और यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर देखो ठीक, हमको एक समतल दर्पण दिया गया है, ठीक ना। आज समतल दर्पण का बात छोड़ो, पहले कर लेते हैं, तो फिर क्लू मिल जाएगा तुम लोग को आंसर का खोलने का। हमको एक समतल दर्पण दिया हुआ है, हमको बोला एक बाइक चलाने के लिए, और समतल दर्पण आगे लगा दिया, बोला कि समतल दर्पण में आपका स्पीड दिखना चाहिए 140, कितना दिखना चाहिए, 140 किलोमीटर पर घंटा। तुम गाड़ी कितना स्पीड से चलाना, 70 किलोमीटर से। अच्छा, हम 5 फीट 3 इंच हैं, मान लो 5 फीट 4 इंच है,
हमको इतना ही बड़ा दिखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करना चाहिए? अरे हम इतना ही बड़ा दिखे प्रतिबिंब जितना बड़ा हम है, कौन सा दर्पण को हमेशा समतल, हमेशा समतल में ही हो सकता है ना। बराबर तो तल में होता है लेकिन एक कंडीशन पे होता है ना, वो हमेशा नहीं होगा। तो हम क्या दिखें, समतल दर्पण में जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखेंगे है ना, पहाड़ जितना बड़ा उतने बड़े दिखेंगे। और समय क्या होता है, अब तल में तो बात मत पूछो, अगर पिपरी दिख गया तो हाथियों दिख सकता है बहुत बड़ा, और हाथी दिख गया तो पिपरियों दिख सकता है बहुत छोटा, तो वो बात अलग है। लेकिन समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है इसमें जितना बड़ा हम है उतने बड़ा, अगर 5 फीट 4 इंच तो 5 फीट 4 इंच दिखेगा। और जानते हैं समतल दर्पण में जितना दूर पे यहाँ अगर ये है इतना, तो इतने नीचे पीछे दिखाएगा कि प्रतिबिंब इतने पीछे बन रहा है। अच्छा नापता कौन है प्रतिबिंब के पीछे? नापता कौन? वैज्ञानिक नापता है। तुम नापेगा कैसे? जैसे देखो अभी तुम एक ट्राई कर लो ना, एक ट्राई कर लो, रखो दर्पण को पीछे, तुम बनाते लगो तुम्हारा प्रतिबिंब पीछे जा रहा है। ऐसा भी हम देखो, अगर हम देखो इतना दिख रहा है, जैसे मार्कर देखो मार्कर दिख रहा है, कितना पीछे दिख रहा है, इतना और कर देखो और पीछे जा रहा है, और कर देखो और पीछे। ऐसे ये आगे बैठी थी, ये पहले दिखेगा, जो पीछे वाला वो पीछे में दिखेगा ना, क्योंकि जितना है सेम दूरी है, ठीक ना। तो अगर हम ये मार्कर है, दिख रहा होगा मार्कर, अगर हम इसको और दूर करें दूर दिखेगा, नजदीक करें तो नजदीक आते हैं। अच्छा तो लग रहा है कि इतना दूरी पे, तो अंदर भी लग रहा है कितने दूरी प्रतिबिंब बना हुआ है, अंदर भी लग रहा है इतने दूरी पे प्रतिबिंब बना हुआ है ना। ऐसा हम जितना पर यहाँ देखो उल्टा भी दिखेगा, देखो ये बमा हाथ लग रहा है ना, तुमको कान छू के दिखाया देखो बमा दिख रहा है। तो जितना दूरी पे ये दिखेगा उतने दूरी पे दिखेगा, जितना बड़ा मार्कर है उतने बड़ा मार्कर दिखेगा। क्या है ये, जैसे हम दूरी पे दिख रहे थे, यहाँ भी दिख रहा है ना, यहाँ पे इसमें दिख रहा है, जितना हम दूरी पे उतने दूरी पे। क्या ये समतल दर्पण की विशेषताएं हैं, समतल दर्पण का प्रतिबिंब में, समतल दर्पण में बड़े प्रतिबिंब की क्या है विशेषता है। तो समतल दर्पण में जो बने प्रतिबिंब का विशेषता होगा यही होगा। इसमें कोई दिक्कत, किसी को डाउट नहीं हुआ? किसी को डाउट तो बोलना भैया, छुट्टी तो देंगे ही। अच्छा एक चीज और पढ़ाना था, पारदर्शी और परभासी। पारदर्शी कौन सा पदार्थ था? पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, पारदर्शी। और पारदर्शी इसमें प्रकाश का पारदर्शी बोल रहे हैं, और पारदर्शी बोले ना। और पारदर्शी में क्या होगा, पदार्थ का सूर्य प्रकाश का कुछ भी भाग पार ही नहीं होगा, ऐसे ईटा पार ही नहीं होगा। हाँ पारदर्शी। परभासी क्या आता है? जो थोड़ा पार हो, एग्जाम्पल जैसे तेल लगा हुआ कागज, खिंचा हुआ कांच, ये सब है ना, जैसे कांच एकदम साफ सुथरा, किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी का। ये किसका एग्जाम्पल है? और पारदर्शी का एग्जाम्पल जैसे ये बोर्ड है ना, क्या है ये बोर्ड है, टेबुल है, कुर्सी है, ये सब क्या पारदर्शी है। कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पारदर्शी ये सब। अच्छा प्रकाश सरल काम चाहता है, ये सब चीज तो हम बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे आप देखने को नहीं मिलता है, ठीक ना। जितना बताया, जैसे पीछे में जो है फिजिक्स का पीछे में सबसे पीछे में जो चैप्टर में दिया जाता है, ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन कुछ ऑब्जेक्ट दिया था ना, तो प्रकाश का परावर्तन के अगर इस तरह पीछे में सबसे पीछे में दिया रहेगा, तो वहाँ एक क्वेश्चन है 7 नंबर होगा, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर कितने चाल से आएंगे? ये क्वेश्चन दिया गया है, जो बताए इसका 2 गुना। ये फैक्ट बुक में नहीं दिया, इस बुक में भारतीय वन बुक में कि वो प्रतिबिंब 2 गुना आएगा, ये 2 गुना आएगा, तब ना यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया गया है पीछे में ना, 2 गुना आएगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? अनंत, है ना। 0 भी ऑप्शन में दिखने को मिलेगा।
समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। अनंत। ये बताएं, ये भी ऑब्जेक्टिव में दिया गया है पीछे में। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि क्या दिया? 2 समतल दर्पण, 2 समांतर, समांतर तो ऐसे जैसे है उसे ऐसा है कैसा, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? कितना बनेगा? अनंत बनेगा। बिल्कुल बताए थे ना ऑब्जेक्टिव में। तो ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा बुक में। पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, इससे क्वेश्चन ज्यादा आएगा नहीं। जितना हम बता दिए बहुत बता दिए। आप पीछे तो बताएं, ये 7वां लेक्चर है और सबसे लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक, हम कल से एक न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे, इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और उस चैप्टर भी बहुत मजे से पढ़ेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि गोल कैसे मतलब मोटा दिखाई देता है, पानी के अंदर रखने पे टेढ़ा दिखाई देता है, या तो कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ है वो कैसे ऊपर पेनिया उठाई देता है ना। ये सारा चीज कल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।